तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा के वॉल्यूम नंबर 13 को। और इस मांगा के ऑथर हैं कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 121 से 130 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू योशितो के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है, पर तभी योशितो यू के पंच को रोककर उल्टा यू के ऊपर ही किक मारता है। पर यू तुरंत योशितो के किक से बचकर पीछे हट जाता है और तभी यह देख योशितो तुरंत फिर से यू के ऊपर एक के बाद एक पंच मारने लगता है। और तभी आगे योशितो फिर से अपने किक से यू के पैर पर मारता है, जिसे डॉच कर यू तुरंत रोल होकर दूर खड़ा हो जाता है। और यू का यह मूव देख योशितो थोड़ा हैरान होता है, पर इस बार यू चांस देख योशितो के ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। पर इससे योशितो को कुछ नहीं होता है और अब यू की हालत खराब होने लगती है और योशितो के ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है और इससे यू अब थक रहा होता है। और तभी अचानक से यू फिर से योशितो के ऊपर पंच से अटैक करता है, पर योशितो यू के पंच को डॉच कर उल्टा यू के ऊपर ही पंच कर देता है। पर इस बार यू इस अटैक को डॉच नहीं करता है और योशितो के पंच को अपने ऊपर जानबूझकर ले लेता है। पर यह अटैक खाना यू का चाल होता है और तभी यू योशितो के ऊपर पास से पंच मारने को करता है, पर यू थोड़ा चूक जाता है, जिससे ये पंच से सिर्फ योशितो को थोड़ा खरोच ही आता है। पर इस मूव को देख योशितो हैरान होता है, पर तभी यू के इस अटैक देख योशितो समझ जाता है कि यू डबल को टेक्निक का अटैक करने की कोशिश कर रहा है और आगे कहता है, अच्छा तो यू तुम पास से जानबूझकर आना चाहते थे ताकि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सको, पर अब मैं सीरियस हो चुका हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम रेडी रहो मेरे अटैक को झेलने के लिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि यू फिर से योशितो के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है, पर योशितो यू के अटैक को डॉच कर उल्टा यू के मुंह पर जोरदार पंच मार देता है और तुरंत योशितो मौका देख यू के पेट पर जोरदार किक मार देता है। और जैसे यू फिर से झुकता है तभी योशितो को फिर से चांस मिल जाता है और यू को हेडलॉक देने के लिए वो तुरंत योशितो यू को पकड़कर यू के जोरदार हेडलॉक से मारता है। पर इस बार पता नहीं कैसे यू अपने को तुरंत योशितो के हेडलॉक से छुड़ा लेता है और यह देख योशितो भी थोड़ा हैरान में होता है। पर फिर से यू अपने को संभाल कर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और जैसे ही यू पंच करता है तभी योशितो यू का हाथ पकड़ लेता है और फिर से दोबारा यू को हेडलॉक देने जा रहा होता है, जिसे देख अब यहाँ खड़े लोग भी थक चुके होते हैं। और तभी अचानक से यू उल्टा योशितो को ही जोर से जकड़ लेता है और तभी यू के अंदर से सुचिया की आवाज आने लगती है, यू तुम ये कर सकते हो, हाँ उसे उठाओ। और यह सुनते ही यू तुरंत योशितो को रेसलिंग के मूव से उठाकर दूर पटक देता है, जिसे देख यहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी योशितो भी तुरंत खड़ा हो जाता है और यू के इस मूव को देख योशितो भी बहुत शौक में होता है। और आगे यू सभी अपने दोस्तों को देख मन में कहता है, हाँ अब मैं सब समझ गया हूँ कि सभी मेरे साथ हैं और अब मैं कभी भी अकेला नहीं रहूँगा और ये फाइट मुझे अब जल्दी से जल्द खत्म करनी होगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि सभी यहाँ खड़े बंदे बस यू को ही जोर जोर से चीयर कर रहे होते हैं। और आगे योशितो यू से कहता है, यू मैं तुम्हारे इस मूव से सरप्राइज हूँ। और तभी मन में कहता है, क्या सच में यू ये लॉक टेक्निक कर सकता है। और तभी आगे योशितो एक के बाद एक यू के ऊपर पंच मारना शुरू कर देता है, पर यू भी कम नहीं है, वो भी योशितो के ऊपर पंच मार रहा होता है। पर कुछ अटैक योशितो के यू पर लग रहे होते हैं, पर यू के कोई भी पंच योशितो के ऊपर नहीं लग रहे होते हैं। और यह देख योशितो आसानी से यू के हर एक मूव को आराम से मैच कर पा रहा होता है। पर इस बार फिर से यू को यामाजाकी की बताई बातें याद आने लगती है कि यू हमेशा तुम अपने फुटवर्क को फास्ट रखना और कॉम्बो अटैक के साथ स्पीड में
पंचेस मारते रहना और यह सब याद आते ही यू भी तेजी से योशितो के ऊपर पंचेस मारने लगता है। दोनों एक दूसरे पर इतनी तेजी से अटैक कर रहे होते हैं कि यहाँ खड़े कोई भी लोग इनकी मूवमेंट और स्पीड को देख ही नहीं पा रहे होते हैं। और अब यू रुक नहीं रहा होता है। यू लगातार योशितो के ऊपर पंचेस मारे जा रहा होता है, जिससे अब फाइनली यू का कुछ अटैक योशितो के ऊपर पड़ने भी लगा होता है और उससे भी डैमेज हो रहा होता है। पर यू के इस स्पीड और नई टेक्निक देख मसाकी सुचिया से कहता है कोई तो था जो इतने कम समय में यू को हार्ड ट्रेनिंग दिया था जिसे यू इतना स्ट्रांग हो सका। और तभी यू को देख यामाजाकी कहता है हाँ यू, तुम सही कर रहे हो, यही तुम्हारे रियल स्पीड है, तो दिखा दो योशितो को तुम अपना ट्रू पोटेंशियल। पर तभी यू के अटैक के बीच थोड़ा गैप होता है जिसे दूर खड़ा शोगो भी देख लेता है और यह गैप योशितो भी देख लेता है। और तभी योशितो मौका देख यू के गैप के ऊपर अपने किक से अटैक कर दिया होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं योशितो का किक यू के पेट पर पड़ जाता है जिससे यू की हालत खराब हो जाती है। पर तभी उल्टा यू भी योशितो के मुंह पर पंच मार देता है जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं और पंच करते ही यू आगे घुटने पर नीचे बैठ जाता है और यहाँ खड़े सभी सोचते हैं कि अब यू हारने वाला है। पर यू का ऐसा देख योशितो कहता है अब हमें रुक जाना चाहिए, अब हम दोनों को ही बहुत डैमेज हुआ है, तुम्हारे अटैक से मुझे इतना भी कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है। पर यू खड़े होते हुए कहता है नहीं, मैं अभी नहीं रुक सकता, तो प्लीज़ मुझसे फाइट करो। और यू के ऐसी डेडिकेशन देख यहाँ खड़े सभी बंदे को यकीन ही नहीं हो रहा होता है। पर इन दोनों की फिर से फाइट रेडी होने वाली होती है और यह देख मसाकी सुचिया से कहता है मुझे नहीं लगता है कि अब यू ज़्यादा फाइट कर पाएगा, अब इस फाइट का हम एंड देख सकते हैं और ये मैच जल्दी खत्म होने वाला है। और तभी फिर से दोनों एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों एक दूसरे का अटैक डॉज भी कर रहे होते हैं। पर अब यू योशितो पर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है और योशितो थोड़ा पीछे हट रहा होता है। तो यह देख योशितो यू के पैर पर जोरदार किक मार देता है जिससे यू की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है। पर इससे यू तुरंत रुकता नहीं है और योशितो के ऊपर अटैक करता रहता है। तो यह देख अब योशितो सीरियस हो जाता है और तभी योशितो यू के अटैक को डिफ्लेक्ट कर यू के पेट पर जोरदार पंच मारता है जिससे यू की चीख निकल जाती है। पर अब योशितो रुक नहीं रहा होता है और यू के ऊपर एक के बाद एक अटैक करे जा रहा होता है जिससे यू अपना होश खोने लगता है। और तभी यू जमकर योशितो के ऊपर अपना स्पेशल ब्राजीलियन किक से अटैक करता है। पर योशितो इस अटैक को मुश्किल से ही अपने हाथ से रोकता है। पर इस अटैक से रोकते ही योशितो के हाथ में थोड़ा इंजरीज हो जाता है और तभी अचानक से यू योशितो के ऊपर अपना स्पेशल स्ट्रेट पंच करता है पर थोड़ा चूक जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू के स्ट्रेट पंच को देख यहाँ खड़े सभी लोग शॉक में होते हैं। पर यह अटैक करते ही यू तुरंत नीचे गिर जाता है जिसे देख यहाँ खड़े लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यू अब हारने वाला है। पर इस अटैक से योशितो बच तो जाता है पर वो भी तुरंत अपने घुटने पर नीचे बैठ जाता है। पर जैसे ही शिन यू की तरफ जाने को करता है तभी मसाकी शिन को रोक देता है और सभी खड़े लोग देखते हैं कि यू तुरंत ही योशितो के पीछे खड़ा हो चुका होता है और फिर से फाइट के लिए रेडी होता है। और यह देख योशितो भी खड़े होने की कोशिश करता है पर अब वो खड़ा नहीं हो पाता है और अब अपनी हार मान लेता है यू से। और यह सुन सभी बंदे खुश होकर यू को चीयर करने लगते हैं और अब यू यह फाइट जीत चुका होता है योशितो से। और यह देख योशितो यू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो यू भी तुरंत योशितो का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। पर अब दोनों की यह लेजेंडरी फाइट को देख सभी बंदे बहुत खुश होते हैं और दोनों को जोर जोर से चीयर कर रहे होते हैं। और सभी बंदों का इतनी जोर जोर आवाज सुन मसाकी, शिन, शोगो, यामाजाकी और सभी हैरान हो चुके होते हैं और जैसे ये कोई रियल की फाइटिंग थी। तो आगे योशितो यू से कहता है यू, मैं पहले ही इस स्ट्रीट से ग्रेजुएट हो चुका हूँ और अब मैं रियल एरिना में जाने वाला हूँ। पर यू देख तुम्हारी फाइट को देख, यहाँ सबसे ज़्यादा
चेयर हो रहा है जो कभी खत्म नहीं होगा। और यही बात योशितो मसाकी के तरह भी देखकर उसे कहता है और शोगो से भी जाते हुए कहता है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेज रियल पब्लिक एरेना में होगा, तो फिर हम सभी दोबारा वहीं मिलेंगे। मैं तुम सभी का वहां पर इंतजार करूंगा। और यह कहकर योशितो यहाँ से चला जाता है। और तभी शोगो भी यू को देख थोड़ा स्माइल कर यहाँ से जाने लगता है। और तभी इस फाइट ओवर होने के बाद यू नीचे गिरने लगता है। तो तभी सुचिया और शिन यू को संभाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि स्ट्रीट में कुछ बंदे यू और योशितो के फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं यू और योशितो दोनों ही बहुत बड़े मॉन्स्टर हैं, पर वो फाइट एक लेजेंडरी फाइट बन चुकी है। पर अब शायद यू क्या इन स्ट्रीट से गायब होने वाला होगा, वो भी अब प्रो फाइटर बनना चाहता होगा। और तभी सीन चेंज होकर स्कूल में आता है जहाँ यामाजाकी से मिलने नाकामुरा आता है। तो यामाजाकी पूछता है, क्या यू अभी भी स्कूल नहीं आया? तो नाकामुरा हाँ करता है और हाँ वो अभी भी रिकवर कर रहा है, पर मुझे ये बताओ कि आखिर यू योशितो से कैसे जीत गया? योशितो तो बहुत प्रो फाइटर है और वो बहुत स्ट्रांग भी था। तो यामाजाकी कहता है क्योंकि यू बिना बॉडी की चिंता करे अपने पावर को लिमिट तक ले गया और इसी स्पिरिट के कारण वो इस फाइट को जीता। तो यह सुन नाकामुरा कहता है, हाँ इसीलिए मुझे लगता है कि अब यू नेक्स्ट स्टेज में जा सकता है। तो यह सुन यामाजाकी कहता है, हाँ जरूर, क्योंकि यू अब एक रियल फाइटर बन चुका है तो ये वो कर सकता है। पर नाकामुरा, मैं ये नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाना चाहता, मैं तो बस एक कॉलेज में जाना चाहता हूँ और बस मजे करने चाहता हूँ सभी की तरह। तो यह सुन नाकामुरा हंसते हुए कहता है, हाँ ये कॉलेज तुम पर यामाजाकी बिल्कुल सूट करेगा। और तभी हम यू को देखते हैं जो शिन से पूछता है, क्या सोगो की कोई खबर मिली? पर शिन मना करता है और आगे कहता है, मैंने सुना है कि शोगो अब यागी के साथ घूम रहा है और वो एक क्लब में भी जाता है। प्रॉब्लम यह है कि उस क्लब में वो वाइट पाउडर भी चल रही है। तो यह सुन यू घबरा जाता है और बोलता है, शिन तुम कहना क्या चाहते हो? तो शिन आगे कहता है, मुझे नहीं लगता, पर इस जगह पर जाना खतरनाक है मेरे लिए। और वो रूमर ये भी है कि ये सब तब स्टार्ट हुआ है जब एक बंदा वहां पर आया जो कराटे करता है, पर मैं नहीं चाहता कि वे बंदे लोग हमारे शोगो को ही ऐसे यूज करते रहे। तो यह सुन यू खुश होता है। पर शिन आगे कहता है, मुझे लगता है कि इसमें हमारी मदद सिर्फ मसाकी ही कर सकता है, वैसी प्रॉब्लम आराम से संभाल सकता है और वे लोग इस मैटर में मसाकी को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। और तभी सीन चेंज होकर मसाकी पर आता है जो अपने घर में स्पोक कर रहा होता है। और तभी मसाकी से मिलने उसके पास सुचिया यहाँ आ जाता है और दोनों फिर एक जगह पर बैठ जाते हैं। तो सुचिया मसाकी से पूछता है, तो बताओ मसाकी, अब तुम आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? तो यह सुन मसाकी कुछ कहता नहीं है, पर सुचिया कहता है, मसाकी आखिर तुम डर क्यों रहे हो? और जब भी मैं तुमसे फ्यूचर के बारे में पूछता हूँ तुम हमेशा डरने लगते हो, और अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो और आज सही समय भी है तुम्हें सब बताने का। तो चलो मसाकी अब सब मुझे बता दो, तो आखिर तुम सोच क्या रहे हो और क्या छुपाए हो? फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मसाकी का पास्ट देखना शुरू करते हैं जहाँ मसाकी फर्स्ट ईयर में होता है और रिंग में बॉक्सिंग कर एक लड़के को हरा दिया होता है। और जैसे ही मसाकी अपना हेलमेट निकालता है तभी मसाकी को देख सारी लड़कियां खुशी से झूम उठती हैं और कहती हैं, देखो वो लड़का कितना हैंडसम है। और फिर आगे मसाकी स्कूल से घर आने लगता है और तभी मसाकी कहता है, उस समय मैं सोचा कि मुझे ये सब करने में खुशी मिल रही है, पर जैसे ही मसाकी घर के अंदर आता है तो उसकी मॉम गेट पर ही मसाकी का वेट कर रही होती हैं। और मसाकी आगे बताता है, जब से मेरे फादर हमें छोड़कर गए हैं तब से मॉम मेरा गेट पर हमेशा ऐसे ही इंतजार करती हैं जैसे वे फादर का वेट करती थी। और मसाकी आगे बताता है, मेरे डैड एक कॉरपोरेशन के ट्रेडिंग एडवाइजर थे, पर थोड़ी गलती की वजह से उनकी कंपनी की वजह से
पब्लिक कॉज हो गया था और पता चला कि इस इंसिडेंट का ब्रेन मेरे फादर हैं, पर उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। पर तब भी मीडिया और न्यूज़ हमें ब्लेम कर रही थी और इससे परेशान होकर डैड हमें हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चले गए। पर जिन्हें मैं हमेशा से आइडियल मानता था वही हमें छोड़ दिए। पर अब मैं कभी भी उनके जैसा नहीं बनना चाहता था। और फिर हम अगले सीन में स्कूल बॉक्सिंग क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ मसाकी एक लड़के से बॉक्सिंग कर रहा होता है और उस पर भारी पड़ रहा होता है। और मसाकी का मूव और टैलेंट को देख उसका कोच कहता है ये लड़का तो सच में एक गॉड गिफ्टेड है। और तभी मसाकी का अपोनेंट मसाकी से कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तो यह सुन मसाकी का दिमाग सटक जाता है और इस लड़के को इतना मारता है कि कोच उसे बचाने आ जाते हैं। उस लड़के को मसाकी से दूर करते हैं और मसाकी को शांत करते हैं। और तभी कोच देखते हैं कि कोबायाशी की हालत खराब हो चुकी होती है और आगे कहता है ये लड़का तो कमाल का है, इसने अपने सेनपाई की भी हालत खराब कर दी है। और दूसरी तरफ यह देख मसाकी शांत होकर मन में कहता है मैं उनसे बहुत अलग हूँ और मैं उनके जैसा अपने डैड जैसा कभी भी नहीं बनूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि कोच सभी से कहते हैं मैं उस लड़के का नाम बताने जा रहा हूँ जो आने वाले टूर्नामेंट में हमारे स्कूल की तरफ से जाएगा और हमारी स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा। और वो लड़का का नाम है आइजावा मसाकी। और यह सुन यहाँ खड़े सभी लड़के हैरान हो जाते हैं, पर मसाकी यह सुन हंसता है और हाँ करता है कि सर मैं तैयार हूँ। और फिर आगे मसाकी वातानाबे से पंचिंग बैग देने को कहता है, पर वातानाबे कोच की बात से बहुत टेंशन में होता है और उल्टा मसाकी पर ही गुस्सा करने लगता है। तो यह देख तुरंत मसाकी का दोस्त मसाकी को यहाँ से लेकर बाहर चला जाता है स्कूल के पीछे और कहता है मसाकी तुम्हें अभी अपने सीनियर से सही से बात करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। पर मसाकी कहता है अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग करना और मैं कोई भागने वालों में से नहीं हूँ, मुझे बस आगे बढ़ना है और जीतते रहना है और जल्दी से मुझे नेशनल तक भी जाना है। और आगे मसाकी ये टूर्नामेंट मैच वाली बात अपने मॉम को घर पर आकर बता देता है और आगे कहता है कोच ने डिसाइड करा है कि इस बार वे स्कूल से मुझे इस टूर्नामेंट में भेज रहे हैं। पर यह सुन मॉम मना करने की कोशिश करती हैं, पर मसाकी समझ जाता है और कहता है अच्छा तो डैड अब हमें पैसे नहीं भेज रहे हैं ना, पर आखिर हम कब तक उनके ऊपर ऐसे ही निर्भर रहेंगे। तो ठीक है अब मैं स्कूल के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ। तो यह सुन माई भी करने को कहती है, पर मसाकी माई को मना कर देता है और कहता है माई तुम अभी छोटी हो और अपने एग्जाम पर ज़्यादा ध्यान दो। और फिर आगे हम टूर्नामेंट का सीन देखते हैं, जहाँ अब एक के बाद एक मसाकी अपना मैच जीत रहा होता है और अब यह बात अब पूरे स्कूल में फैल चुकी होती है कि एक फर्स्ट ईयर का लड़का टूर्नामेंट में अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा है। और अब मसाकी की फ़ोटो स्कूल के आर्टिकल मैगजीन में भी आने लगा होता है। और दूसरी तरफ हम मसाकी को देखते हैं जो एग्रेसिव होकर अपने हर एक अपोनेंट को हराते जा रहा होता है और सभी मैच जीता जा रहा होता है और खुद से कहता है मुझे अब ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होगा और टॉप पर जाना होगा। पर मसाकी की यह सक्सेस को देख अब स्कूल के ढेर सारे सीनियर मसाकी से जानने लगते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल कहते हैं कोच से कि आइजावा तो कमाल का बंदा है, इसने तो स्कूल को और भी फेमस कर दिया और स्कूल का नाम कर दिया है और ये लड़का अभी फर्स्ट ईयर में ही है, तो मुझे उससे अभी और भी ज़्यादा उम्मीद है। तो यह सुन कोच खुश होता है और प्रिंसिपल को थैंक्स करता है। और तभी हम क्लब का सीन देखते हैं, जहां कोच मसाकी से कहता है आखिर तुम अभी तक रिंग में क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मसाकी कहता है कोच मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है। तो यह सुन कोच कहता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और तभी कोच वातानाबे को आवाज़ लगाकर कहता है मसाकी के साथ चार्ज करो। और फिर रात में
हम एक स्ट्रीट का सीन देखते हैं जहां पर वातानाबे गुस्से में अपने दोस्त से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम उस मसाकी को अच्छी तरह ठीक कर दो। तो यह सुन ये बंदा कहता है, तुम टेंशन मत लो वातानाबे मेरे दोस्त, मैं बहुत दोस्तों को जानता हूं जो ये काम हमारे लिए कर देंगे। और तभी आगे वातानाबे मसाकी को कॉल कर कहता है, मसाकी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या तुम हमारे पास आ सकते हो? पर मसाकी कहता है, अभी नहीं, मैं तुमसे कल स्कूल में बात करूंगा। पर तभी वातानाबे से टोपी वाला बंदा फोन ले लेता है और कहता है, आइजावा मैंने सुना है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तो बस हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगर तुम इससे भागना चाहते हो तो ठीक है, तुम अपने डैड की तरह यहाँ से भाग सकते हो। तो यह सुन मसाकी सीरियस हो जाता है और आने के लिए हाँ कर देता है। और तभी आगे यहाँ वातानाबे के पास मसाकी आ चुका होता है और कहता है, तुम सभी सिर्फ मुझे मारने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हो। और तभी आगे सभी मिलकर मसाकी को बहुत बुरी तरह पीट रहे होते हैं और मसाकी की हालत खराब कर देते हैं। और ये सभी मसाकी से कहते हैं, माफ़ी मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो यह सुन आखिर में मसाकी अपने डैड को याद कर इन सभी से माफ़ी मांग लेता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि मसाकी को सभी बंदे मिलकर मार रहे होते हैं और वातानाबे भी, और मसाकी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, वो बिल्कुल बेबस होता है। और तभी मसाकी होश में आ जाता है और देखता है कि वे अभी अपने रूम में था, पर उस रात के इंसिडेंट को याद कर अपने आप से कहता है, वो मैं नहीं हूँ, मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग सकता हूँ। और अब मसाकी टूट चुका होता है। और तभी अगले दिन मसाकी क्लब में आ जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। और तभी मसाकी को प्रैक्टिस के लिए फिर से वातानाबे पार्टनर बन जाता है और मसाकी से मज़ा लेने के लिए कहता है, मसाकी तुम्हें उस रात का तो सारा कुछ याद ही होगा, और उस रात का तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। और यह कहकर वातानाबे मसाकी को चिढ़ा रहा होता है। और जैसे ही मसाकी वातानाबे पर अटैक करने को करता है, तभी मसाकी को उस रात का इंसिडेंट याद आने लगता है और मसाकी बहुत डर जाता है। तो यह देख वातानाबे मसाकी पर भारी पड़ने लगता है और मसाकी हार जाता है। तो यह देख कोच हैरान हो जाते हैं और अब आगे मसाकी पहले की तरह नहीं होता है, अब अपने हर फाइट बंदों से क्लब में हार रहा होता है और सभी मसाकी को हरा दे रहे होते हैं। तो यह देख मसाकी खुद से कहता है, आखिर मुझे अब हो क्या गया है। और फिर आगे मसाकी को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर बस इंसिडेंट और इस माफ़ी वाले वर्ड्स के बारे में सोच रहा होता है और खुद से कहता है, अब मुझे यह सब हमेशा हमेशा के लिए इरेज करना होगा। और यह कहकर मसाकी उठकर अपने कपड़े पहनकर कहता है, अब मुझे जाकर अपने उस वर्ड्स और प्राइड को उन सभी से वापस लेकर आना ही होगा। और यह कहकर मसाकी निकल पड़ता है अपना रिवेंज लेने के लिए। तो गाइस यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 130 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।